बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आज इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर 4 के अंदर जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे वो है बेंजीन। तो बेंजीन की केमिस्ट्री को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे जी। बेंजीन को बनाने के तरीके और फिर बेंजीन से होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अब से जो पिछले लेक्चर थे यानी लेक्चर 1 से लेकर जो 3 थे उसके अंदर हमने केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया था और अल्कीन, अल्कीन और अल्कीन की केमिस्ट्री को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर के अंदर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बेंजीन। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। जो आपको जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है जी, ये हेक्सागोनल रिंग है। तो ये हेक्सागोन नजर आ रहा है आपको। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि हेक्सागोन के जो हर कॉर्नर है उस पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये पहला कार्बन जिस पे पॉइंटर रखा है और इसके साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह ये दूसरा कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है। ये तीसरा कार्बन और हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद है। ये चौथा कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ये पांचवा कार्बन हाइड्रोजन के साथ और इसी तरह ये छठा कार्बन किसके साथ हो गया, हाइड्रोजन के साथ। तो ये हेक्सागोनल रिंग के हर कॉर्नर पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन मौजूद है। दूसरी जो आपको खास चीज नजर आ रही होगी वो इसके अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। ये अब आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। डबल बॉन्ड के बिल्कुल बराबर में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के बराबर में फिर डबल बॉन्ड है। इसी को अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम कहते हैं। इस डबल बॉन्ड के बराबर में फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बराबर में फिर डबल बॉन्ड और उसके बराबर में फिर सिंगल बॉन्ड। तो हेक्सागोनल रिंग that contains carbon and hydrogen at 6 corners and it has alternate double and single bond system। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम क्यों है, इसकी वजह से बेंजीन को क्या फायदा होता है, ये तमाम चीजें तो आज के लेक्चर में डिस्कस करने नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह ताला जब बेंजीन के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो ये ब्रीफली ये तमाम बातें डिस्कस होंगी जी कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर इस तरह से कैसे बना और इसके पीछे क्या एविडेंसेस हैं। तो ये तमाम बातें तो हम जब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ने जाएंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा मौजू ये है जी कि बेंजीन को बनाने के तरीके क्या हैं और बेंजीन से होने वाले केमिकल रिएक्शन क्या हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा फोकस होगा वो बेंजीन के रिएक्शंस होंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पहली बार आपके सामने आ रहा है इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ी सी बात की। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का C6H6 है जी। लेकिन आपको चाहिए कि जी आप जब भी बेंजीन के रिएक्शन लिखने जाएं तो आप हेक्सागोनल रिंग ही बनाएं और इस तरह से आप बेंजीन को शो करें जी। नहीं तो आप इस रिंग के बजाय, इस हेक्सागोनल रिंग के बजाय जिसके अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है जी, आप C6H6 भी लिख सकते हैं जी। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस क्लास से बिलोंग करता है वो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जी। इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर है। ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं जी जो मैंने आपको गिनवाए और दिखाए। खास बात बेंजीन की ये है जी कि ये जो ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है ये इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस है। और रेजोनेंस का मतलब ये है जी कि ये मुसलसल हरकत में है और मुसलसल हरकत में होने का मतलब ये है जी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं जी। ठीक है जी। तो अगले ही लम्हे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की, ये सारे के सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जगह पे आ जाते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और उसके नतीजे में ये अब आप पिक्चर आपके सामने है जी और ये मुसलसल हरकत में रहेंगे। तो सेकंड के किसी भी हिस्से की बात की जाए तो कोई सभी कार्बन को आप ये नहीं कह सकते जी कि जिसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है जी। हर कार्बन के दरमियान सिंगल और डबल बॉन्ड है जी और ये मुसलसल इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस है। ये रुकी हुई हालत में नहीं है, ये स्टैटिक कंडीशन के अंदर नहीं है। इसलिए आप ये कह सकते हैं जी कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से भी ड्रॉ किया जा सकता है जी कि हेक्सागोनल रिंग बनाए और आप पूरे के पूरे हेक्सागोन के अंदर आप डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर दें जी। ये डॉटेड सर्कल का मतलब ये होता है जी कि ना किसी कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है ना किसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है,
क्योंकि ये हमें बार बार डबल और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है जी, तो इसकी वजह से ये आपके रेजोनेंस की स्टेट के अंदर है जी। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप कैसे दिखाते हैं, डॉटेड सर्कल से दिखाते हैं। इसका मतलब ये है जी कि ये जो ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इस रिंग के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि हर कार्बन आपका इक्विवेलेंट है जी। तो डबल बॉन्ड वाले और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन में कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसको इस तरह से भी बना के दिखाएं कि ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड शो करें, तब भी आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए जी कि ये ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस के अंदर है। ये जो एरो बनाए जाते हैं, इस एरो का, डबल हेडेड एरो का मतलब एक लेफ्ट साइड पे एरो है, एक राइट हैंड साइड पे एरो है। इसका मतलब ये रेजोनेंस को शो करता है जी। तो इस स्ट्रक्चर नंबर 1 और इस स्ट्रक्चर नंबर 2 के दरमियान रेजोनेंस है, इसलिए उसको बनाने के लिए हमने डबल हेडेड एरो से इसको शो किया है जी। और मैंने आपको बताया जी कि ये मुसलसल रेजोनेंस के अंदर है जी, इसलिए इसको इस तरह से भी ड्रॉ किया जा सकता है, यानी हेक्सागोन के अंदर आप डॉटेड सर्कल बना दे जी। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि आप इन तीनों में से किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, बेंजीन के अंदर मौजूद हर कार्बन इक्विवेलेंट है, हर कार्बन एक जैसा है जी। तो केमिकल रिएक्शन में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जी कि हमें अगर हाइड्रोजन निकालना है तो हम कहाँ से निकालें, अगर हमें फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर अटैच करना है तो हम कहाँ पे अटैच करें, आपकी मर्जी, जहाँ पे भी अटैच करें। आप जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे वही आपका कार्बन नंबर 1 कहलाएगा, और उससे पहले बेंजीन का हर कार्बन इक्विवेलेंट है। तो ये चंद बातें थी बेंजीन के बारे में जो बताना जरूरी थी। बेंजीन की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, तो बेंजीन को बनाने के तरीके और बेंजीन से होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो बेंजीन को किस तरह से बनाया जाता है, तो बेंजीन की तैयारी के कुछ तरीके हम पढ़ने जाएंगे जी। तो ये बेंजीन को बनाने का पहला तरीका है जी, और ये लिखा हुआ है जी फ्रॉम एन हेप्टेन। और ये बात हम ये जानते हैं जी कि एन हेप्टेन ये पेट्रोलियम सोर्स है जी। यानी जब आप पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, जिसको आपने क्रूड ऑयल कहा था जी, तो उसके नतीजे में आपको एन हेप्टेन भी मिलता है और एन हेक्सेन भी मिलता है। तो एन हेप्टेन से बेंजीन को अगर आप बनाने जा रहे हैं जी, तो इसका मतलब ये है जी कि आप पेट्रोलियम सोर्स को यूज कर रहे हैं बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए। तो एन हेप्टेन के साथ क्या करवाया जाता है, इसको हम देखने जाएंगे जी। तो जो पहला स्टेप है जी, वो पहले स्टेप के अंदर एन हेप्टेन का ख्याल रखिएगा जी कि एन हेप्टेन का मतलब, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन है और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है जी। और ये आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये मैंने 7 कार्बन ड्रॉ करके दिखाए जी। ये CH3, ये CH2 मिथिलीन ग्रुप की तादाद 5 है और CH3, तो इस तरह से ये 5 और 2 7 कार्बन है जी। और ये आपका क्या है जी, एन हेप्टेन है। इस एन हेप्टेन की आपको साइक्लाइजेशन और डीहाइड्रोजिनेशन करवानी है, ठीक है जी। जो डी साइक्लाइजेशन का मतलब ये है जी कि ये आपका जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, इसको आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइक्लो कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, साइक्लाइजेशन कहलाता है, कि जिसके अंदर ओपन चेन कंपाउंड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। डीहाइड्रोजनेशन इसलिए कह रहे हैं जी कि जब आपको रिंग बनाना है, तो रिंग बनाने के अंदर 2 हाइड्रोजन आपको 2 मुख्तलिफ कार्बन से रिमूव करने पड़ेंगे। हेक्सागोनल रिंग बनाने के लिए आपको जो कार्बन रिमूव करने पड़ेंगे, वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 से हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, जिसके नतीजे में ये हेक्सागोनल रिंग बनेगा। और ये साइक्लाइजेशन और डीहाइड्रोजनेशन करवाने के लिए आपको एन हेप्टेन को हीट करना पड़ेगा अंडर दिस प्रेशर कंडीशन। तो 480 टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक एन हेप्टेन को हीट किया जाता है। 150 टू 300 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच ये प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर रेंज के अंदर एन हेप्टेन की साइक्लाइजेशन और डीहाइड्रोजनेशन होती है, और एन हेप्टेन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। ये जो हेक्सागोनल रिंग है और ये साइकिल की फॉर्म में है, इसलिए ये साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। और ये जो कार्बन नंबर 7 था, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, ये अपने कार्बन हाइड्रोजन के साथ ये बरकरार रहा जी।
तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका मिथाइल ग्रुप कहलाएगा। तो एन हेप्टेन की जब साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रोजनेशन करवाई गई एट 480 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड एट 150 to 300 psi, तो एन हेप्टेन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो गया बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 से एक ही हाइड्रोजन निकला है जी, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड बना है, जिसकी वजह से ये आपकी साइकिल मुकम्मल हो गई है। ये तो पहला स्टेप था जी। जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर आपको डीहाइड्रोजनेशन करवानी पड़ती है, और डीहाइड्रोजनेशन का मतलब ये है जी कि साइक्लोहेक्सेन को अब आपने कन्वर्ट किसके अंदर करना है जी, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना है। क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का क्या याद रखिएगा जी कि साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन होंगे क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के अंदर जो फर्क है जी, वो किसका फर्क है जी, 6 हाइड्रोजन का फर्क है जी। तो 6 हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सेन के अंदर ज्यादा होते हैं और बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन कम होते हैं, तो डीहाइड्रोजनेशन करवानी पड़ेगी जी। तो हार्श कंडीशन के अंदर इस मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की डीहाइड्रोजनेशन करवाई जाती है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को इस कैटलिस्ट के मिक्सचर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ये क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डियम ऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्साइड है। इसके मिक्सचर के साथ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को ट्रीट किया जाता है, जिसके नतीजे में हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिथाइल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और मिथाइल बेंजीन को आप टॉलीन भी कहते हैं। तो ये दूसरा स्टेप था। एक दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाया। डिहाइड्रोजनेशन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की करवाई गई, जिसको करवाने के लिए आपने ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया। ये क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डियम ऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ने क्या किया जी, हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, जिसकी वजह से मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिथाइल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और मिथाइल बेंजीन को टॉलीन भी कहते हैं जी। तो हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस के क्या हो गए जी, रिमूव हुए। ये दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में क्या कराया जाता है जी कि आप बेंजीन तक पहुंच गए हैं जी, लेकिन आपका बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है। तो अगर किसी तरह ये मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटा दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको बेंजीन मिल जाएगा। यही काम किया जाता है, और इस प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं जी, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यानी मिथाइल को यहाँ से रिमूव करवाने के लिए हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है जी। तो मिथाइल बेंजीन, या जिसको आप टॉलीन कह रहे हैं, इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है। कोबाल्ट मोलिब्डियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में टॉलीन को 580 to 760 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। इस हीट करने के नतीजे में होता क्या है जी, ये बेंजीन और ये कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है। इसी तरह ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है जी। एक हाइड्रोजन इस रिंग के कार्बन के पास चला जाता है और एक हाइड्रोजन इस मिथाइल के कार्बन के पास चला जाता है। तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, दोनों में कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है जी। तो जो टॉलीन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और मीथेन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिलती है जी। तो ये पहला तरीका था बेंजीन को बनाने का। बेंजीन को बनाने का जो पहला तरीका था वो आपने एन हेप्टेन से बनाया, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि एन हेप्टेन आपकी पेट्रोलियम सोर्स है जी। तो पेट्रोलियम सोर्स से आप बेंजीन को बनाने जा रहे थे जी। आपने क्या किया जी, एन हेप्टेन की साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रोजनेशन करवाई, जिसके लिए आपने 480 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक 150 to 300 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इस प्रेशर के कंडीशन के अंदर आपने एनहेप्टेन को जब हीट किया तो ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना, जिसकी वजह से आपका हेक्सागोनल आपको रिंग मिला। दूसरे स्टेप के अंदर आपने डिहाइड्रोजनेशन करवाई, जिसके अंदर आपने क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डियम ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के मिक्सचर को आपने एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया, जिसने
इस रिंग के अंदर मौजूद हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और आपका ये सैचुरेटेड जो साइक्लिक कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन टॉलीन के अंदर कन्वर्ट हुआ। इसके बाद आपने टॉलीन के अंदर मौजूद इस रिंग के कार्बन और मिथाइल वाले कार्बन इसके बॉन्ड को ब्रेक किया, जिसके लिए आपने क्या किया जी, कोबाल्ट और मोलिब्डियम कैटलिस्ट को आपने यूज किया। 580 टू 760 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस मिक्सचर को हीट किया। रिंग के अंदर मौजूद कार्बन और मिथाइल वाला जो कार्बन था उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। एक हाइड्रोजन इस बेंजीन के रिंग के अंदर चला गया, इसको बेंजीन इसने बना दिया, और एक हाइड्रोजन इस मिथाइल के साथ गया जिसने इसको क्या बना दिया, मीथेन बना दिया। तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन था जिस 3 स्टेप पर जो मुश्तमिल था। एन हेप्टेन से बेंजीन को बनाने का आपने तरीका सीखा, और ये याद रखिएगा जी कि एन हेप्टेन पेट्रोलियम सोर्स है। ये बेंजीन को बनाने का दूसरा तरीका है जी, और ये है जी फ्रॉम एन हेक्सेन। इससे पहले आपने जो बेंजीन बनाया था, यानी 6 कार्बन वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए आपने 7 कार्बन वाले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को, जो कि पेट्रोलियम सोर्स से हासिल हुआ था, उसको इस्तेमाल किया था। इस रिएक्शन के अंदर हम एन हेक्सेन को इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो 6 कार्बन वाले बेंजीन को बनाने के लिए, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए आप 6 कार्बन वाला ही एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं जी। और ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये पेट्रोल से हासिल होता है, पेट्रोलियम से हासिल होता है, तो ये आप पेट्रोलियम सोर्स से बेंजीन को बना रहे हैं जी। तो एन हेक्सेन से भी बेंजीन को बनाया जा सकता है जी। जो रिएक्शन है उसका जो पहला स्टेप है उसके अंदर क्या करते हैं जी, इसकी साइक्लाइजेशन और डीहाइड्रोजनेशन करवाई जाती है जी। ये आपने एन हेक्सेन लिया है जी, तो एक कार्बन और ये दूसरा वाला कार्बन और ये 4 कार्बन, तो ये 6 कार्बन इसके अंदर मौजूद है। ये क्या कहलाएगा, ये एन हेक्सेन कहलाएगा। एन हेक्सेन की जब साइक्लाइजेशन और डीहाइड्रोजनेशन करवाई जाएगी, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, जो आपको हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मिलेगा, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसकी वजह से ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको 480 टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक एन हेक्सेन को हीट करना पड़ेगा। तो एन हेक्सेन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन में हुआ क्या है जी, एक तो साइकिल फॉर्म हुई है जी, यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन साइक्लाइजेशन कहला रहा है। और डीहाइड्रोजनेशन इसलिए कहला रहा है जी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन का रिमूव होना डीहाइड्रोजनेशन कहलाता है जी, और साइकिल का बनना साइक्लाइजेशन कहलाता है। तो ये रिएक्शन साइक्लाइजेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा जी, डीहाइड्रोजनेशन होगी, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के अंदर फर्क किसका है जी, फर्क ये है जी कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर हर कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन की तादाद 2-2 होती है, जबकि बेंजीन के अंदर हर कार्बन में मौजूद हाइड्रोजन की तादाद 1-1 होती है जी। तो ये दूसरे स्टेप के अंदर आपने क्या करवाई, डीहाइड्रोजनेशन करवाई जी। और डीहाइड्रोजनेशन करवाने के लिए आपने क्या करा जी, जो साइक्लोहेक्सेन था उसको आपने ट्रीट किया क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डियम ऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये कैटलिस्ट का मिक्सचर है, कैटलिस्ट की ऑक्साइड का मिक्सचर है जी, जिसके साथ आपने इसको ट्रीट करवाया। तो ट्रीट करवाने से क्या हुआ जी, हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और आपका जो साइक्लोहेक्सेन था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी आपका सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। या ये कहेंगे जी कि आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि ये नॉन बेंजोइड है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो या बेंजोइड्स के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो ये जो रिएक्शन है ये आपका क्या कहलाता है, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है। और यहाँ से भी इस रिएक्शन में दूसरे स्टेप के अंदर आपको बेंजीन हासिल हुआ जी। तो ये दूसरा तरीका था बेंजीन को बनाने का, और ये जो तरीका था ये भी तरीका था पेट्रोलियम सोर्स से हासिल करने का। तो बेंजीन को बनाने के अभी आपने 2 तरीके पढ़े हैं, और ये जो दोनों तरीके थे ये पेट्रोलियम सोर्स से थे जी, यानी आपने एन हेप्टेन को इस्तेमाल किया और आपने एन हेक्सेन को इस्तेमाल किया, और एन हेप्टेन और एन हेक्सेन ये दोनों आपको कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलते हैं। तो ये दोनों तरीके जो बेंजीन को बनाने के हैं वो पेट्रोलियम सोर्स के जरिए बेंजीन को बनाने के हैं। इस तरीके को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं जी, कि ये रिएक्शन 2 स्टेप का था। पहले स्टेप के अंदर एन हेक्सेन की आपने साइक्लाइजेशन और डीहाइड्रोजनेशन करवाई, एन हेक्सेन को 480 टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया,
कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, जिसके नतीजे में आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन साइक्लो हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हुआ हो गया, और एन हेक्सेन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है जी। अगले स्टेप में आपने क्या करवाई, डिहाइड्रोजनेशन करवाई और साइक्लोहेक्सेन में को हीट किया इस कैटलिस्ट के मिक्सचर के साथ, जो है जी क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डियम ऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का जो मिक्सचर है जी। इसने क्या किया जी, हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव हो गई, और साइक्लोहेक्सेन जो कि आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन था, ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया, या आप ये कहें जी कि साइक्लोहेक्सेन बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये बेंजीन को बनाने का दूसरा तरीका आपने पढ़ा। बेंजीन को बनाने का ये तीसरा तरीका अब आपके सामने है, और इथाइन जिस वक्त आपने पढ़ा था बेंजीन को बनाने का ये तरीका आप इथाइन के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो ये रिएक्शन आपके लिए नया नहीं है जी। और ये बेंजीन को जो बनाने का तरीका है वो है जी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये दूसरी सोर्स है जिसके जरिए से बेंजीन को बनाया जाता है। पहली सोर्स आपने पेट्रोलियम सोर्स पढ़ी, और दूसरी सोर्स है जी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बेंजीन को बनाया जाता है जी। ये रिएक्शन आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है जी। तो इथीन के 3 मोल्स की पॉलीमराइजेशन करवाई जाएगी, और इस पॉलीमराइजेशन को करवाने के लिए आपको स्पेसिफाइड कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है जी। यानी वेपर्स ऑफ एसिटिलीन को आप रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं जी, जिसके अंदर ऑर्गेनो निकल एज अ कैटलिस्ट के तौर पर मौजूद होता है, और इसके नतीजे में होता क्या है जी कि ये जो आपका इथाइन है, इथाइन के जो 3 मोल्स हैं, इन तीनों मोल्स का, इन तीनों मॉलिक्यूल्स का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जी, एक बॉन्ड बरकरार रहता है जी, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बरकरार रहता है, और जो तीसरा बॉन्ड है यानी जो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और वो ब्रेक होने के बाद इथाइन के ही कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड मिलता है जी। तो इथाइन जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये पॉलीमराइजेशन के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेंजीन को बनाने का तीसरा तरीका आपने पढ़ा, और यहाँ जो आपने सोर्स इस्तेमाल की वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था जी। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इथाइन या एसिटिलीन की जब आपने पॉलीमराइजेशन करवाई, तो पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए आपको रेड हॉट ट्यूब की जरूरत पड़ी, जिसके अंदर ऑर्गेनो निकल एज अ कैटलिस्ट मौजूद था। इस 3 मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन हुई, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक होके इथाइन के ही कार्बन के दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना, और आपको रिंग की फॉर्म में एक ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम मिला जी, और इथाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये चौथा तरीका है बेंजीन को बनाने का, और ये जो आप बेंजीन को बनाने जा रहे हैं या फिनोल से बनाने जा रहे हैं जी, और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि फिनोल इज अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो बेंजीन असल में फिनोल हाइड्रोक्सी बेंजीन कहलाता है, ठीक है जी। तो क्योंकि बेंजीन का रिंग मौजूद है, इसलिए ये जो सोर्स है वो आपकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, या आप इसको ये कह सकते हैं जी कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से बेंजीन को आप हासिल कर रहे हैं जी। तो फिनोल से बेंजीन को हासिल करने का तरीका क्या है जी कि वेपर्स यानी फिनोल के वेपर्स को रेड हॉट जिंक डस्ट से पास करना पड़ेगा, यानी जिंक को आप फाइनली डिवाइडेड आप पाउडर करें जी। डस्ट का मतलब है जी कि इन पाउडर से भी बारीक फॉर्म, ठीक है जी। एक तो पाउडर होता है, एक आपने पढ़े हैं जी चंक्स ऑफ, चंक्स का मतलब पीसेस ऑफ जिंक होता है, एक आप उसको क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं जी, डस्ट कहते हैं जी। तो वेपर्स ऑफ फिनोल्स के यानी फिनोल्स को आपको हीट करना पड़ेगा, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वेपर्स को आप जिंक डस्ट के ऊपर से जब पास करवाएंगे जो रेड हॉट कंडीशन के अंदर होगा जी, तो होगा क्या जी कि ये जिंक, तो क्या आप जानते हैं कि जिंक डाइवेलेंट है, ये अपने साथ इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा और ये जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा,
इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन कम था क्योंकि OH ने आके इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लिया था, तो फिनोल OH ग्रुप में से ये जो हाइड्रोजन बचेगा वो इस कार्बन को वापस हो जाएगा और ये आपका जो फिनोल है, जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये जो आपको कहेंगे जी इट इज हाइड्रोक्सी बेंजीन यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी और आपका फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने बेंजीन के डेरिवेटिव से बेंजीन को बनाया, या आप ये कहेंगे जी कि आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बेंजीन को बनाया। तो देखिए ये तीसरी सोर्स आपने पढ़ी है, पहली सोर्स पढ़ी थी फ्रॉम पेट्रोलियम सोर्स जिससे आपने बेंजीन को बनाया था, दूसरी सोर्स आपने पढ़ी थी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिससे आपने बेंजीन को बनाया, और ये तीसरी सोर्स आपने पढ़ी है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो ये तीन मुख्तलिफ सोर्सेज हैं कि जिससे बेंजीन को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये तीन सोर्सेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए और इसी तरह ये रिएजेंट भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, सॉरी मेन रिएक्टेंट भी आपके दिमाग में रहना चाहिए जी कि किससे आप करवा रहे हैं जी। तो ये जो रिएक्शन था ये फिनोल से आपने बेंजीन बनाया है और फिनोल आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था या फिनोल आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था। तो इस फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाया, रेड हॉट कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन हुआ। वेपर्स ऑफ फिनोल ने जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट किया तो जिंक इस ऑक्सीजन इस जिंक के साथ यहाँ से रिमूव हो गया और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ और फिनोल हाइड्रोक्सी बेंजीन ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये पांचवा तरीका आप पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन को प्रिपेयर करने का, और सोडियम बेंजोएट भी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और बेंजीन का डेरिवेटिव है जी। और ये जो रिएक्शन है ये आपका डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। फॉरन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि COO ग्रुप का रिमूव करना, और बिल्कुल सेम रिएक्शन आपने अल्केन के अंदर पढ़ा है जी, अल्केन यानी मीथेन को बनाने के लिए और इथेन को बनाने के लिए भी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इस्तेमाल होता है जी। तो देखते हैं जी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है जी। तो ये सोडियम बेंजोएट है, ये बेंजीन का रिंग है और ये COONA लगा हुआ है जी। तो ये क्या कहलाता है, ये सोडियम बेंजोएट कहलाता है जी। और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब है जी इस COO ग्रुप को यहाँ से रिमूव करना। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपका कास्टिक सोडा की मदद से होता है जी, या आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस को इस्तेमाल या अल्कली को इस्तेमाल करना पड़ता है जी। तो बेंजीन यानी सोडियम बेंजोएट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाएगा तो ये जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा और ये COO ग्रुप ये मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाएगा। तो ये COONA और NaO ये आप रिमूव होंगे और इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। और ये जो हाइड्रोजन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा और सोडियम बेंजोएट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोडियम बेंजोएट आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था या बेंजीन का डेरिवेटिव था, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन था जी। तो ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ जी और इसके नतीजे में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ और आपको सोडियम बेंजोएट से क्या मिला जी, बेंजीन मिला। तो ये बेंजीन को बनाने के आपने 5 तरीके पढ़े। जो पहला तरीका था जी वो आपने पेट्रोलियम सोर्स से पढ़ा यानी N-हेक्सेन और N-हेप्टेन को यूज किया। जो दूसरा जो सोर्स थी उसके अंदर आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को इस्तेमाल किया था यानी एसिटिलीन को इस्तेमाल किया था। और जो तीसरी सोर्स थी वो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था और आपने फिनोल से और सोडियम बेंजोएट से बेंजीन को हासिल किया। अच्छा जनाब, ये जो बेंजीन वैसे हम ये पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन के अंदर, वरना ये प्रिपरेशन नहीं है बल्कि ये एक्सट्रैक्शन है जी। एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि जी बेंजीन का उस सोर्स के अंदर मौजूद होना और उस सोर्स से बेंजीन को निकाल लेना। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो नहीं है जी, लेकिन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जरूर है जी। तो बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जी बिटुमिनस कोल से जी। और बिटुमिनस कोल आप ये जानते हैं जी, दिस इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस बिटुमिनस कोल के अंदर भी बेंजीन पाया जाता है जी। तो बिटुमिनस कोल को हीट किया जाता है और हीट करके जो कोल तार है यानी जो लिक्विड पोर्शन है इसको रिमूव करते हैं जी। आप ये जानते हैं जी बिटुमिनस कोल को हीट करेंगे तो आपको कोल गैस मिलेगी और आपको कोल तार मिलेगा और आपको कोक मिलेगा। ये आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी किया। तो जो लिक्विड पोर्शन है कोल तार उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाती है जी
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे जी, उसके अंदर आपको बेंजीन भी मिलता है जी। तो दिस इज द नेचुरल सोर्स के जिसके जरिए से बेंजीन को आप प्रिपेयर नहीं करते बल्कि नेचुरल सोर्स से चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये बेंजीन की एक्सट्रैक्शन का एक तरीका है जी कि नेचुरल सोर्स आपका बिटुमिनस कोल है, इस बिटुमिनस कोल से आप बेंजीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जी। लेकिन ये मेथड इंतहाई एक्सपेंसिव इसलिए है जी क्योंकि बेंजीन की जो परसेंटेज यील्ड है वो इंतहाई कम है, यानी आपको 0.05 से 0.1% आपको बेंजीन मिलेगा। यानी अगर आप 1000 ग्राम बिटुमिनस कोल को लेंगे तो उससे मिलने वाला बेंजीन 0.5 ग्राम या सिर्फ 1 ग्राम होगा। तो 1000 ग्राम में से अगर आपको 1 ग्राम बेंजीन मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये मेथड आपका इंतहाई कॉस्टली हो जाएगा, ये मेथड आपका इकोनॉमिकल नहीं रहेगा क्योंकि आपकी जो परसेंटेज यील्ड है बेंजीन की वो इंतहाई कम है। तो ये बेंजीन की एक्सट्रैक्शन का तरीका आपकी किताब में लिखा हुआ था तो मैंने इसको डिस्कस किया, लेकिन बेंजीन को जो बनाने के तरीके हैं वो पिछले 5 सोर्सेज जो आपने पीछे पढ़ी थी उसमें से बेंजीन को प्रिपेयर किया जाता है। और अगर बेंजीन को आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो बेंजीन को एक्सट्रैक्ट बिटुमिनस कोल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जी। कि जब आप बिटुमिनस कोल की एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको जिस तरह मीथेन इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिलती है जी, तो जब आपने इसकी मुकम्मल तौर पे एक्सट्रैक्शन करनी है तो उसमें से एक पार्ट आपको बेंजीन का भी मिलेगा, लेकिन बेंजीन की परसेंटेज यील्ड इंतहाई कम है। तो ये हमने बेंजीन को प्रिपेयर करने के और बेंजीन को एक्सट्रैक्ट करने की कुछ तरीके पढ़े। अब हम बेंजीन के केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने जाएंगे और ये देखेंगे जी कि बेंजीन किस किस्म के रिएक्शंस देता है। अच्छा, बेंजीन की अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें जी तो बुनियादी तौर पर बेंजीन 3 किस्म के केमिकल रिएक्शन देता है जी, और इन 3 किस्म की केमिकल रिएक्शंस को जरा हम स्टडी करेंगे जी। तो जो पहले किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं वो हैं जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है जी कि बेंजीन अपने साथ किसी इलेक्ट्रोफाइल को एड अप करता है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जी बेंजीन के हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाना, यानी बेंजीन के पास जो कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन का निकल जाना और उस हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल का आके लग जाना। ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन है जिस तरह से आपका मीथेन के अंदर हेलोजनेशन जो रिएक्शन थे वो भी आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे जी। और वहां होता क्या था जी कि सनलाइट की मौजूदगी में जब मीथेन की हेलोजनेशन करवाई जाती है तो कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और उसकी जगह क्लोरो ग्रुप आके लग जाता था। बिल्कुल यहाँ पर भी बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा ही होगा जी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और उस हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा। तो ये बेंजीन के पहले किस्म के रिएक्शन है जिसको आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं जी। जो बेंजीन दूसरी किस्म की रिएक्शन देता है वो आपके एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। और एडिशन रिएक्शन बिल्कुल इथीन, आपने इथीन के अंदर और इथाइन के अंदर पढ़े कि क्या होता है जी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके जो एटम्स हैं वो कार्बन के साथ क्या हो जाते हैं? मुंसलिक हो जाते हैं जी। तो ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं? ये आपके एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देता है। और जो तीसरे किस्म की रिएक्शन है जी वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जी। और ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते हैं जी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने के बाद फिर आपको ऑक्सीडाइज कंपाउंड मिलता है। तो बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देता है। तो ये 3 किस्म के रिएक्शन हम आपके सामने हैं। तो इन 3 किस्म के रिएक्शन जो बेंजीन के अंदर वकू पजीर होते हैं उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ये पहला रिएक्शन अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी क्लोरीनेशन। तो बेंजीन के अंदर अगर क्लोरीनेशन करवाई जाती है तो ये रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि क्लोरीनेशन एडिशन रिएक्शन भी बेंजीन के अंदर हो सकता है, लेकिन यहाँ क्लोरीनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाने के लिए आपको लाजमन कैटलिस्ट की जरूरत होती है। यानी अगर ये कहा जाए जी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बगैर कैटलिस्ट के होंगे जी तो ये बात सरासर गलत है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट नहीं होते।
तो बेंजीन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने जा रहे हैं तो लाजमन आपको कैटलिस्ट की जरूरत होगी। तो यहाँ आपने बेंजीन की क्लोरीनेशन करवाई है, यानी बेंजीन का रिएक्शन आपने मॉलिक्यूलर क्लोरीन से यानी क्लोरीन गैस से करवाया है, और FeCl3 ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपने इसका रिएक्शन करवाया है। ये आपका लुईस एसिड है जी। तो इसके नतीजे में होना क्या है जी, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अच्छा जी, इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस लेक्चर के अंदर मैं इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो अभी आप जरा फोकस रिएक्शन को कीजिएगा। मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, लेकिन इतने डिटेल के अंदर मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक इंशाअल्लाह ताला लेक्चर नंबर 5 का है। तो इंशाअल्लाह ताला लेक्चर नंबर 5 के अंदर आप डिटेल मैकेनिज्म सीख लेंगे जी कि ये रिएक्शन किस तरीके से होता है और कितने स्टेप में होता है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन देखने जा रहे हैं जी। तो पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और उसके बाद फिर बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के बाद आपका इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के रिंग के साथ अटैच हो जाता है। और जब ये अटैच होता है जी तो उसके बाद फिर हाइड्रोजन क्या होता है जी, रिमूव होता है, और उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलती है जी। तो मैकेनिज्म, अभी आप मैकेनिज्म पे ना जाए, मैंने थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको बताया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस मैकेनिज्म को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जी। तो बेंजीन की जब क्लोरीनेशन करवाई जाएगी तो बेंजीन की क्लोरीनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeCl3 ये रिएक्शन होगा जी, और बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ जाएगा, और एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा जी। तो बेंजीन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया आयरन क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और ये क्लोरो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो बेंजीन का जो हाइड्रोजन था वो क्लोरीन से क्या हो गया जी, सब्स्टिट्यूटेड हो गया। इसलिए ये रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है, और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, या आप ये कहेंगे जी कि बेंजीन क्लोरो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हुआ। जिस तरह बेंजीन की क्लोरीनेशन पॉसिबल है, उसी तरह बेंजीन की ब्रोमिनेशन भी पॉसिबल है, और उसी तरह बेंजीन की आयोडीनेशन भी पॉसिबल है जी। तो ब्रोमिनेशन भी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है जी। तो बेंजीन का रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ करवाया जाएगा FeBr3 की मौजूदगी में जी, ये रिएक्शन भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा, और बेंजीन का जो हाइड्रोजन है ये इस ब्रोमीन से क्या हो जाएगा जी, सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, और बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो ब्रोमीन का रिएक्शन जब ब्रोमीन गैस से करवाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeBr3 एज अ कैटलिस्ट, तो बेंजीन के कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन इस ब्रोमो से क्या हुआ जी, सब्स्टिट्यूट हुआ, और बेंजीन ब्रोमो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, and this reaction is known as bromination of benzene। ये तीसरा रिएक्शन अब बेंजीन का आपके सामने है, और ये रिएक्शन क्या कहलाता है, नाइट्रेशन कहलाता है, और नाइट्रेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक मिसाल है जी। तो बेंजीन का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये एज अ कैटलिस्ट का काम करता है जी, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ये आपका रिएजेंट है जी। तो बेंजीन का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में जी, तो सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पे वर्क करता है, और इस नाइट्रिक एसिड में से वाटर को क्या करता है जी, रिमूव करता है। निट्रो ग्रुप को क्या करता है जी, जनरेट करता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, और बेंजीन निट्रो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो ये निट्रो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल है जी, और इसने क्या किया, बेंजीन के कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को क्या कर लिया जी, सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है, और बेंजीन के अंदर ये निट्रो ग्रुप क्या हो जाता है जी, इंड्यूस हो जाता है, जिसके लिए नाइट्रेटिंग एजेंट यानी नाइट्रिक एसिड को आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। सल्फ्यूरिक एसिड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करता है, और बेंजीन निट्रो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये रिएक्शन भी क्या है जी, ये रिएक्शन आपका नाइट्रेशन कहलाता है, क्योंकि आपने निट्रो ग्रुप को बेंजीन के अंदर इंड्यूस किया,
और जनरल इस रिएक्शन की कैटेगरी क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी, क्योंकि बेंजीन का हाइड्रोजन इस निट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हुआ। ये चौथा रिएक्शन अब आपके सामने है बेंजीन का, और ये रिएक्शन क्या कहलाता है? सल्फोनेशन रिएक्शन कहलाता है जी। और सल्फोनेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मिसाल है जी। और इसके अंदर बेंजीन के अंदर सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इंड्यूस होता है जी। यहाँ पर जो रिएजेंट है वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एज अ रिएजेंट इस्तेमाल होता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की एक्सेसिव क्वांटिटी मौजूद है जी, और सल्फर डाइऑक्साइड के फ्यूम्स इस नाइट्रिक एसिड के अंदर से रिमूव हो रही हैं। तो ये जो फ्यूम्स हैं ये असल में रिएजेंट का काम करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट का काम करता है जी। तो सबसे पहले क्या होता है कि सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर जनरेट होता है जी, और ये क्या करता है बेंजीन के ऊपर, ये जो कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन मौजूद है उससे अपने आप को क्या कर लेता है जी, सब्स्टिट्यूट कर लेता है, और बेंजीन इस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स के साथ रिएक्ट करके ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का इंड्यूस होना बेंजीन के रिंग में, इसलिए इस रिएक्शन को सल्फोनेशन कहते हैं जी। और ये जो फ्यूम्स हैं इससे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद फिर क्या होता है जी, हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रोफाइल क्या कर लेता है जी, सब्स्टिट्यूट कर लेता है, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी बेंजीन के अंदर सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इंड्यूस हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे सल्फोनेटिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। ये पांचवा रिएक्शन अब आपके सामने है, और ये कहलाता है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट उस साइंटिस्ट या उस केमिस्ट का नाम है कि जिसने ये रिएक्शन करके देखा, और उसी साइंटिस्ट के नाम पे, उसी केमिस्ट के नाम पे ये रिएक्शन आज भी मौजूद है। तो फ्राइडल क्राफ्ट से आप परेशान नहीं होइएगा, ये केमिस्ट या साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस रिएक्शन को पहली बार किया। असल में ये रिएक्शन क्या है जी, अल्काइलेशन है जी। और ये रिएक्शन में आप जो पढ़ने जाएंगे वो आप मिथाइलेशन करवाएंगे, यानी बेंजीन के अंदर मिथाइल ग्रुप को आपने इंड्यूस करवाना है। और जानते हैं जी कि बेंजीन के अंदर अगर मिथाइल ग्रुप इंड्यूस होगा तो बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, टॉलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मिथाइल जो सब्स्टिट्यूशन है ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है जी। यहाँ पर भी क्या होगा जी, बेंजीन का रिएक्शन जब आप मिथाइल क्लोराइड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में उसके इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको कैटलिस्ट इस्तेमाल करने पड़ेगा। तो कैटलिस्ट है वो आपका लुइस एसिड है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, आपने कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया। वो क्या करेगा, सबसे पहले मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और उसके बाद ये मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा जी, सब्स्टिट्यूट कर लेगा, और बेंजीन किसके अंदर, मिथाइल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और आप ये जानते हैं जी कि मिथाइल बेंजीन को टॉलिन भी कहते हैं जी। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था जी, और यहाँ पे बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, टॉलिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये छठा रिएक्शन है जी, और ये भी बेंजीन का जो रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है, यानी एसाइल ग्रुप को बेंजीन के अंदर इंड्यूस करना। और ये रिएक्शन भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है जी। तो बेंजीन का रिएक्शन जब आप एसाइल क्लोराइड से करवाएंगे, और इस एसाइल क्लोराइड को आप इथेनॉइल क्लोराइड भी कहते हैं, इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको लुइस एसिड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये आपका एसाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और ये एसाइल जो फंक्शनल ग्रुप है जी ये इस हाइड्रोजन को बेंजीन के सब्स्टिट्यूट करेगा, और खुद बेंजीन के साथ आके लग जाएगा, और बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोटोफिनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने छठा रिएक्शन पढ़ा, और इसके अंदर भी आपका बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो फंक्शनल ग्रुप से या इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो रहा है जी, सब्स्टिट्यूट हो रहा है जी। तो ये रिएक्शन भी आपका क्या कहलाता है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है जी। तो अब अगर मैं इसको रिव्यू करूं जी, तो आपने 6 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं जी कि मैंने इसके मैकेनिज्म को डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं किया। अभी भी आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फोकस करें, और रिएजेंट को फोकस करें, कैटलिस्ट को फोकस करें जी, और इनकी इक्वेशंस को याद करने की कोशिश करें। ये रिएक्शन कैसे हुए इसको हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जी। तो पूरा लेक्चर इसी पे है जी कि किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, और किस तरह से कैटलिस्ट ने काम किया, और किस तरह से फिर
बॉन्ड फॉर्म हुआ और किस तरह से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और किस तरह से कैटलिस्ट रिकवर हुआ, ये तमाम बातें इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के अंदर आज सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस को समराइज कीजिएगा जी। तो बेंजीन की हमने क्लोरीनेशन करवाई FeCl3 की मौजूदगी में, बेंजीन की ब्रोमिनेशन करवाई FeBr3 की मौजूदगी में, बेंजीन की नाइट्रेशन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, बेंजीन की सल्फोनेशन करवाई फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, बेंजीन की मिथाइलेशन करवाई एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में, और बेंजीन की हमने एसाइलेशन करवाई एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में। ये 6 के 6 रिएक्शन आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे और इन 6 के 6 रिएक्शन के अंदर बेंजीन के कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और आने वाला फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के कार्बन के साथ अटैच हुआ है जी। तो ये रिएक्शन आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के जरिए ये सब्स्टिट्यूशन हुई है इसलिए ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। हाइड्रोजनेशन ये 7वां रिएक्शन है जो बेंजीन के अंदर होता है जी, और हाइड्रोजनेशन बेंजीन के अंदर जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन कहलाता है जी। हार्श कंडीशन के अंदर बेंजीन की हाइड्रोजनेशन आपको करवानी पड़ती है जी। तो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए आपको निकल एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है जी। 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेंजीन को इस निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट किया जाता है। हाई प्रेशर यानी 10 एटमॉस्फेयर पे ये रिएक्शन करवाया जाता है। तो बेंजीन के ये डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं जी और ये हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और हर कार्बन पर हर कार्बन की वैलेंसी एक खाली होती है बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन चला जाता है जी। और बेंजीन यानी C6H6 ये साइक्लोहेक्सेन यानी C6H12 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी और आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या आपका एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड से ये रिएक्शन हुआ है या बेंजीन के डबल बॉन्ड यहाँ पर खत्म हो गए हैं जी, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन कहलाता है। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि इस रिएक्शन के बाद बेंजीन का जो हेक्सागोनल रिंग था वो तो बरकरार रहा है लेकिन बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई है, यानी अब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं रहा। इस बात को जरा सा पीछे जाएं जी तो आपने जो पिछले 6 रिएक्शन पढ़े जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था वो बेंजीन के वो खास रिएक्शन है कि जिसके अंदर बेंजीन का रिंग भी बरकरार रहा है और ना सिर्फ रिंग बरकरार रहा है बल्कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी बरकरार रही है। तो ये बेंजीन के वो 6 खास रिएक्शन आपने पढ़े जी जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं कि जिसके अंदर बेंजीन का रिंग भी रिटेन रहता है और बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी रिटेन रहती है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि एडिशन रिएक्शन के अंदर बेंजीन का रिंग तो यानी हेक्सागोनल रिंग तो रिटेन रहता है लेकिन बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है जी, क्योंकि एरोमेटिसिटी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रिंग से नहीं है बल्कि रिंग के अंदर मौजूद ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो ये आपने बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाई निकल की मौजूदगी में 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 एटमॉस्फेयर तक इसे हीट करके, जिसके नतीजे में क्या हुआ जी कि बेंजीन के जो डबल बॉन्ड थे वो क्या हुआ जी ब्रेक हो गए और हर कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन चला गया। आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी बेंजीन का रिंग तो रिटेन रहा लेकिन उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। बेंजीन की हैलोजिनेशन करवाई जा सकती है और बेंजीन की क्लोरीनेशन करवाई जाएगी और ये रिएक्शन भी क्या है जी? एडिशन रिएक्शन है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि बेंजीन की अगर क्लोरीनेशन आप सनलाइट की मौजूदगी में करवाएंगे इस खास कंडीशन यानी सनलाइट की मौजूदगी में हाई प्रेशर पे, तब जाके बेंजीन की क्लोरीनेशन जो ये रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन बनेगा। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन लुइस एसिड की मौजूदगी में करवाते तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनता। तो ये दोनों रिएक्शन भी अपने दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे आपने बेंजीन की के अंदर एडिशन रिएक्शन करवाना था यानी इस क्लोरीन को बेंजीन के अंदर एडअप करना था। तो आपने क्या किया जी कि बेंजीन की क्लोरीनेशन करवाई, सनलाइट की मौजूदगी में करवाई, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया, 400 एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर आपने इस पे अप्लाई किया। होगा क्या जी? बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे
सनलाइट इस क्लोरीन की बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और उसके नतीजे में हर कार्बन पर क्लोरीन क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। यानी डबल बॉन्ड की को ब्रेक होने की वजह से बेंजीन के हर कार्बन पे हर कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या होगी जी, खाली होगी, और क्लोरीन हर कार्बन की एक एक वैलेंसी को क्या कर देगा जी, सेटिस्फाई कर देगा, और ये जो बेंजीन है ये हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हेक्सा 6 की वजह से का 6 क्लोरो लगे इसलिए हेक्सा क्लोरो का, और क्योंकि ये जो रिंग है वो साइक्लोहेक्सेन कहलाता है, तो हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन आपको मिला, जिसको आप HCCHB कहते हैं जी। तो ये भी वो रिएक्शन था कि जिसके अंदर बेंजीन का रिंग यानी हेक्सागोनल रिंग तो रिटेन रहा, लेकिन बेंजीन के ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम खत्म होने की वजह से बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई। तो अगर इम्तिहान में आ जाता है जी कि बेंजीन के वो रिएक्शन लिखिए जी कि जिसके अंदर बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है जी, तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए जी एडिशन रिएक्शन, और आपको हाइड्रोजनेशन और हेलोजनेशन बेंजीन की करके दिखाना चाहिए। ये बेंजीन का नवा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन से पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप ये चाहें जी कि जिस तरह आपने अल्कीन की और अल्काइन की ऑक्सीडेशन करवाई थी, अगर आपको याद हो, तो आपने केमिनोफोर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था, और उस केमिनोफोर ने नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट किया था। तो अगर बेंजीन का रिएक्शन केमिनोफोर के साथ करवाया जाए तो बेंजीन का रिएक्शन केमिनोफोर के साथ पॉसिबल नहीं है जी। ये केमिनोफोर आपका बेंजीन के लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, बेंजीन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और ऑक्सीडेशन पॉसिबल है इसकी ओजोन से, और इसके बाद आप 10वां रिएक्शन पढ़ने जाएंगे ऑक्सीजन से जी। तो बेंजीन की ये रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवाया जाए, ठीक है जी, तो चाहे वो ओजोन से करवाया जाए, चाहे वो ऑक्सीजन से करवाया जाए, और चाहे वो नेसेंट ऑक्सीजन से करवाया जाए, देखिए असल में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना कंपाउंड के अंदर ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ऑक्सीजन किसी फॉर्म में भी हो, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है जी। तो बेंजीन का रिएक्शन जो ओजोन से करवाया जाता है तो वो रिएक्शन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है जी। होता क्या है जी कि बेंजीन का रिएक्शन जब ओजोन से करवाया जाता है तो सबसे पहला काम तो ये होता है जी कि ये डबल बॉन्ड के दरमियान एक ट्रांजिशन सी प्रोडक्ट मिलती है, एक ट्रांजिशन सी स्टेट मिलती है जी, जो आपकी अनस्टेबल प्रोडक्ट होती है, उसको आप ओजोनोइड कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है जी, वो ओजोनोइड कन्वर्ट हो जाती है जी किसके अंदर, इथेन डायल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जी, जिसको आप ग्लाइऑक्सल कहते हैं जी। तो जरा ये स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिएगा जी। तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये रिंग रप्चर रिएक्शन है जी, और इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन का रिंग मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गया। बेंजीन की एरोमेटिसिटी तो लॉस हुई हुई, बेंजीन का जो हेक्सागोनल सिस्टम था वो भी क्या हो गया जी, डिस्ट्रॉय हो गया, और बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया जी, ये आप अगर आप इसको देखें जी तो ये इथेन डायल है, यानी ये आपका डाई एल्डिहाइड है। ये इस कार्बन पे भी एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरे वाले कार्बन पे भी एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए आप दो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको आप डायल कह रहे हैं जी। और दो कार्बन की वजह से इसे क्या कहते हैं जी, इथेन कहते हैं जी। तो ये आपका इथेन डायल है जिसका कॉमन नेम ग्लाइऑक्सल भी है जी। तो ये आपका बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इथेन डायल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, रिंग रप्चर रिएक्शन कहलाता है जी। तो ये वो रिएक्शन है जो आपको याद करना पड़ेगा जी। तो बेंजीन और इथेन डायल का अगर आप स्ट्रक्चर याद कर लें, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपको याद ही हो गया होगा, इथेन डायल का रिएक्शन का स्ट्रक्चर आप याद कर लें, और इसके रिएक्शन को ये याद रख लें जी कि ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो इथेन डायल मिलता है जी। तो ये इक्वेशन भी, इस इक्वेशन पे भी काबू पाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिन्हें आपको याद भी रखना पड़ता है, कुछ लिख के याद हो जाती हैं, और कुछ ऐसी ऐसे सिंपल रिएक्शन है जी और जिसको आपको, जो आपको खुद ब खुद ही आपके जहन नशीन हो जाते हैं जी। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, तो इसको जब आप 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो बेंजीन का रिंग रप्चर रिएक्शन हुआ, ये अब आपको याद रखना है जी। जो खास बात थी जो आपने इसमें सीखी थी कि अगर बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो पहली बात तो आपने ये सीखी जी कि केमिनोफोर से बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन किससे होगी जी, ओजोन से होगी, और ओजोन से जब बेंजीन की ऑक्सीडेशन होगी तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, रिंग रप्चर रिएक्शन कहलाता है। कि बेंजीन का हेक्सागोनल रिंग मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और बेंजीन इथेन डायल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये बेंजीन का 10वां रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, और ये रिएक्शन बेंजीन का ऑक्सीजन के साथ है जी। और बेंजीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है,
और ये भी कॉम्प्लिकेटेड सा रिएक्शन अब आपके सामने आया। इसकी प्रोडक्ट का भी स्ट्रक्चर अगर आप याद रख लें तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही आसान है जी। तो बेंजीन की जब आपने ऑक्सीडेशन करवाई ऑक्सीजन से वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में, जो क्या है कैटलिस्ट है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ आपने जब हीट किया तो बेंजीन कन्वर्ट हो गया मेलेइक एनहाइड्राइड के अंदर जी। तो ये आपको एनहाइड्राइड नजर आ रहा है, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ये दूसरा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और ये किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है, ये आपका एनहाइड्राइड कहलाता है। इससे आपको मैंने वाकिफ करवाया था पीछे जी। तो एनहाइड्राइड तो बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मिलाइक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये भी वो रिएक्शन है कि जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। और ये रिएक्शन भी क्या है जी, रिंग रप्चर रिएक्शन है जी, कि बेंजीन का हेक्सागोनल रिंग किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी आपका कोई मुख्तलिफ ही कंपाउंड है जी, क्योंकि ये जो रिंग है इसमें आपको 5 मेंबर नजर आ रहे हैं और हेट्रोसाइक्लिक ये रिंग आपको नजर आ रहा है क्योंकि इसका एक मेंबर ऑक्सीजन भी है जी। तो ये भी आपका रिंग रप्चर रिएक्शन है, इसको भी आप याद रखिएगा। आप इसको लिख के याद करेंगे तो आपको आपके लिए इंतहाई आसान है। जो खास बात आपने सीखी वो ये सीखी जी कि बेंजीन की अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी, चाहे वो आप ओजोन से करवाएं चाहे आप ऑक्सीजन से करवाएं, बेंजीन का रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एरोमेटिसिटी तो लॉस होगी और रिंग सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बेंजीन मुख्तलिफ ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा। ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो इथेन डायल या ग्लाइऑक्सल के अंदर कन्वर्ट होगा, और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये मिलेइक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो बेंजीन के रिएक्शन पढ़े और बेंजीन को आपने बनाने के तरीके पढ़े और बेंजीन से होने वाले केमिकल रिएक्शन को आपने स्टडी किया। अब हम इन रिएक्शंस को एक बार समराइज करेंगे जी। तो ये बेंजीन के तमाम रिएक्शन आपके सामने है जी, इनको समराइज करने जा रहे हैं जी। तो ये बेंजीन है जी। तो बेंजीन को आपने बनाने के कुछ तरीके पढ़े जो आपके राइट हैंड साइड पे मौजूद है जी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है। और भी बेंजीन से होने वाले आपने केमिकल रिएक्शन पढ़े जो आपके राइट हैंड साइड पे मौजूद है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऊपर और एक नीचे करके दिखाया है जी। इसको हम डिस्कस करते हैं जी। तो बेंजीन को पहला बनाने का जो तरीका था वो आपका पेट्रोलियम सोर्स से था जी। तो एन हेप्टेन की आपने साइक्लाइजेशन और डीहाइड्रोजनेशन करवाई थी, तो ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हुआ था। और फिर आपने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की डीहाइड्रोजनेशन करवाई थी, ये टॉलीन के अंदर कन्वर्ट हुआ था। और फिर आपने टॉलीन की हाइड्रोजनेशन करवाई थी और ये बेंजीन आपको इससे मिला था। ये पेट्रोलियम सोर्स थी जिससे आपने बेंजीन को बनाया था। जो दूसरा तरीका था बेंजीन को बनाने का वो ये था जी कि आपने एन हेक्सेन जो पेट्रोलियम सोर्स थी इसकी साइक्लाइजेशन और डीहाइड्रोजनेशन करवाई थी, और इसके नतीजे में ये साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हुआ था। और उसके बाद आपने साइक्लोहेक्सेन की डीहाइड्रोजनेशन करवाई थी और इसके नतीजे में ये बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हुआ था। तो ये जो दो रिएक्शन थे ये वो रिएक्शन थे कि जिसके अंदर आपने पेट्रोलियम सोर्स को इस्तेमाल किया था, और पेट्रोलियम सोर्स को इस्तेमाल करके आपने एन हेप्टेन को और एन हेक्सेन को बेंजीन के अंदर कन्वर्ट किया था। उसके बाद आपने पढ़ा था जी कि इथाइन से भी बेंजीन को बनाया जाता है। तो इथाइन आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था और इसकी आपने पॉलीमराइजेशन करवाई थी, और पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए आपने इथाइन के वेपर्स को रेड हॉट ट्यूब से पास किया था जिसके अंदर ऑर्गेनो निकल एज अ कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद था। इथाइन की पॉलीमराइजेशन के नतीजे में आपको क्या मिला था, बेंजीन मिला था। उसके बाद फिर आपने दो रिएक्शंस वो पढ़े थे कि जिसके अंदर आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बेंजीन को बनाया था, यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से आपने बेंजीन को प्रोड्यूस किया था। तो पहला रिएक्शन था वो फिनोल था। तो फिनोल के वेपर्स को जिंक डस्ट से रेड हॉट कंडीशन के अंदर रिएक्शन करवाया था, तो ये ऑक्सीजन जिंक के साथ चला गया था और हाइड्रोजन कार्बन को वापस हो गया था, जिसके नतीजे में आपको क्या मिला था, बेंजीन मिला था। और उसके बाद आपने सोडियम बेंजोएट की डीकार्बोक्सिलेशन करवाई थी, यानी ये COO ग्रुप को यहाँ से रिमूव करवाया था, और उसके नतीजे में आपको क्या मिला था, उसके नतीजे में आपको बेंजीन मिला था। तो ये बेंजीन को बनाने के कुछ तरीके थे। जो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन ये पेट्रोलियम सोर्स से आपने बेंजीन को बनाया था। इथाइन को इस्तेमाल करते हुए आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बेंजीन को बनाया था, और फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स यानी फिनोल और सोडियम बेंजोएट यानी एरोमेटिक सोर्सेस को इस्तेमाल करके आपने बेंजीन को प्रिपेयर किया था। तो ये बेंजीन के को बनाने के तरीके थे। उसके बाद आपने ये पढ़ा था जी कि बेंजीन 3 किस्म के रिएक्शन देता है जी, और जो पहले किस्म के रिएक्शन है वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं जी, जिसके अंदर बाहर से रिएक्शन हो जाता है और बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है,
फंक्शनल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये 6 रिएक्शन अब आपके सामने है जी। और उसके बाद फिर आपने दूसरे किस्म के रिएक्शन पढ़े थे जिसके अंदर बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन होते हैं, और एडिशन रिएक्शन होने की वजह से बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। और फिर आपने तीसरे किस्म के रिएक्शन पढ़े जिसको आपने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा था, और इसके अंदर बेंजीन का रिंग मुकम्मल तौर पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है जी। तो इसको देखने जा रहे हैं जी। तो बेंजीन की क्लोरीनेशन अगर करवाई जाएगी, आयरन क्लोराइड को जो कि लुईस एसिड है उसको आपने कैटलिस्ट के तौर पर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोबेंजीन के अंदर, सॉरी बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन के अंदर। तो ये बेंजीन की क्लोरीनेशन कहलाती है जी। अगर आप बेंजीन की ब्रोमिनेशन करवाएंगे, FeBr3 यानी लुईस एसिड को आपको एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन के अंदर। बेंजीन की अगर नाइट्रेशन करवानी है तो आपको नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करना पड़ेगा एज अ रिएजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा और यहाँ पे वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगा, और जो बेंजीन है वो निट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन की सल्फोनेशन करवाने के लिए आपको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो फ्यूम्स है वो एज अ रिएजेंट और सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, और बेंजीन के अंदर सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन की अगर आपको मिथाइलेशन करवानी है तो मिथाइल क्लोराइड से बेंजीन को रिएक्ट करवाना पड़ेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और ये मिथाइल बेंजीन यानी टोल्यूइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और बेंजीन का रिएक्शन की अगर आपने एसाइलेशन करवानी है तो इसका रिएक्शन आपको एसाइल क्लोराइड से, जिसको इथेनॉइल क्लोराइड भी कहते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी लुईस एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाना पड़ेगा, और बेंजीन एस्टोफिनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 6 रिएक्शन वो थे जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे जी, जिसके अंदर बेंजीन के कार्बन के ऊपर मौजूद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो गया जी, सब्स्टिट्यूट हो गया जी। बेंजीन की अगर आप हाइड्रोजनेशन करवाएंगे जी, आपको 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाइड्रोजन की और निकल की मौजूदगी में और 10 एटमॉस्फेयर पे इसको हीट करना पड़ेगा। बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और बेंजीन साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। और अगर बेंजीन की क्लोरीनेशन करवानी पड़ेगी तो ये सनलाइट की मौजूदगी में होती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, हाई प्रेशर यानी 400 एटमॉस्फेयर पे होती है, और इसके नतीजे में आपको हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मिलता है। तो ये 2 रिएक्शन जो थे वो ये बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन है, जिसके अंदर बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है। अगर बेंजीन की आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो आपको मेलेइक एनहाइड्राइड मिलता है, और अगर आप बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे ओजोन के साथ तो इसके नतीजे में आपको इथेन डायल मिलता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं जिनको आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है जी, और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये रिंग रप्चर रिएक्शन है, और रिंग रप्चर रिएक्शन के नतीजे में बेंजीन की एरोमेटिसिटी तो लॉस्ट होगी बल्कि उसका डबल बॉन्ड उसका रिंग भी क्या हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बेंजीन ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बेंजीन के इम्तिहान में किस तरह सवाल पूछे गए हैं इस पे हम बात करेंगे जी। तो एग्जाम्स के अंदर बेंजीन को किस किस तरीके से पूछा गया है, बेंजीन के सवालात किस किस तरीके से आए हैं, इस पे हम बात करने जाएंगे जी। तो ये पहला सवाल अब आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है जी गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग। तो आपको 2 रिएक्शंस लिख के दिए हुए हैं और आपने ये रिएक्शन मुकम्मल करने हैं। तो पहला रिएक्शन लिख के दिया हुआ है आपको इथाइन, आप स्ट्रक्चर से पहचाने जी, और लिखा हुआ है ऑर्गेनो निकल रेड हॉट ट्यूब। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए बेंजीन को बनाने का तरीका है, और ये बेंजीन को बनाने का तरीका है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप ये रिएक्शन बड़े सिंपल तरीके से लिख सकते हैं जी, इथाइन की पॉलीमराइजेशन करवाई जाएगी रेड हॉट ट्यूब में से, इसको गुजारना पड़ेगा ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इथाइन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर। तो दूसरा रिएक्शन अगर आप देखें तो बेंजीन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया जा रहा है वेनेडियम पेंटॉक्साइड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपको फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेलेइक एनहाइड्राइड मिलेगा। तो आपने ये रिएक्शन लिखा जी कि बेंजीन के 2 मोल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के 9 मोल से करवाया। इसकी स्टोइचियोमेट्री भी आपको याद रखनी पड़ेगी। बेंजीन मेलेइक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, 4 मोल्स वाटर के और 4 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं। तो ये इक्वेशन इम्तिहान में बहुत ज्यादा दफा पूछी गई है, तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये आपको याद हो जाए। अच्छा जी, ये मजीद रिएक्शन अब आपके सामने है, लिखा हुआ है गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग। तो बेंजीन का रिएक्शन ओजोन से करवाना है। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर बेंजीन का रिएक्शन ओजोन से करवाया जाएगा
तो पहले आपको ओजोनॉइड मिलता है और ओजोनॉइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इथेन डायल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ग्लाइऑक्सल भी कहते हैं जी। तो देखिए इक्वेशन देखते ही ये जो मैं बात अपनी जबान से अदा कर रहा हूँ, ये अगर आप अपनी जबान से अदा कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको रिएक्शन पे कमांड हासिल हो गया जी। तो देखिए अगर आपको ये कहना आता है तो उसका मतलब ये है कि आपको लिखना भी आता है। तो जबान से कहना है, लेकिन इसको केमिस्ट्री की जबान में यानी इक्वेशन की फॉर्म में आपने लिखना है जी। तो बेंजीन का रिएक्शन जब आपने ओजोन से करवाया तो पहले ये ओजोनॉइड के अंदर कन्वर्ट हुआ और ओजोनॉइड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इथेन डायल के अंदर कन्वर्ट हुआ। ये अगला रिएक्शन अब आपके पास है जी और लिखा हुआ है जी कि बेंजीन का रिएक्शन इथेनॉइल क्लोराइड से करवाया जाएगा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये बेंजीन की एसाइलेशन हो रही है जी। तो ये रिएक्शन इस तरह से लिखा जाता है, ये क्लोरो ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये जहां से क्लोरो ग्रुप रिमूव हुआ वहीं से जाके ये कार्बोनाइल कार्बन बेंजीन से रिमूव उससे जाके अटैच हो जाता है। तो क्लोरो ग्रुप और हाइड्रो ग्रुप हाइड्रोजन, ये आपके हाइड्रोजन बेंजीन से रिमूव होता है, क्लोरो इस कंपाउंड से रिमूव होता है, HCl बन जाता है और ये कार्बोनाइल कार्बन इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाता है। ख्याल रखिएगा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस मिथाइल को कार्बन से अटैच करवा देते हैं, जो सरासर गलत है जी। तो ये याद रखिए कि जहां से एटम रिमूव होते हैं यानी जहां से बॉन्ड ब्रेक होता है वहीं से बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये खास बात है जो आप यहाँ पे रखिएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर इम्तिहान में भी बच्चा गलती करता है, कोशिश करें कि आपसे ये गलती ना हो। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जहां से बॉन्ड ब्रेक होता है वहीं से बॉन्ड फॉर्म होता है जी। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये जो फंक्शन, ये जो आपका कंपाउंड है इसमें से ये क्लोरो रिमूव हुआ। तो देखें ये वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली है और इस कार्बोनाइल कार्बन की वैलेंसी खाली है। तो इसको आप उल्टा करें और पलट के आप इसको इस कार्बन के साथ अटैच कर दें तो ये क्या कहलाएगा, ये एसिटोफिनोन कहलाएगा। बच्चा क्या करता है जी कि ये CH3 उसको करीब नजर आता है तो CH3 को इस कार्बन के साथ अटैच कर देता है, जो सरासर गलत है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। सवाल क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा बताइए, फिनोल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि फिनोल को अगर जिंक डस्ट से हीट करेंगे तो ऑक्सीजन जिंक के साथ निकल जाएगा और फिनोल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। ये सिंपल सा रिएक्शन था जो आपने लिखा जी, फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाया, रेड हॉट कंडीशन के अंदर बेंजीन आपको मिला। दूसरा रिएक्शन लिखा हुआ है सोडियम बेंजोइड इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसको सोडा कास्टिक भी कहते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बेस भी कहते हैं, इसको अल्कली भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ इसके नाम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप इसके मुख्तलिफ नाम जब आप पढ़ने जाएंगे तो आप खूब सारे नाम इसके डिटेल में पढ़ेंगे, तो परेशान मत होइएगा। सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, बेंजीन मिलेगा और सोडियम कार्बोनेट एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगी। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जी, यानी COO ग्रुप ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन अब आपके सामने है और यहाँ पे भी आप देखें कि इक्वेशंस के बारे में पूछा गया। देखिए तो उसका मतलब क्या है कि आपके जो मेजर पार्ट है वो आपका इक्वेशन ही है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अगर आपको काबू पाना है तो आपको इक्वेशन पे काबू पाना होगा। अगर आपने इक्वेशन पे काबू पा लिया तो इसका मतलब है आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं है जी। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनको देखते हैं जी। लिखा हुआ है द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम टॉलिन। देखिए अब जरा दिमाग लड़ाइएगा जी। वो क्या करता है बच्चा, क्या करता है टॉलिन बना देगा। देखिए टॉलिन नहीं बनाना, वो कह रहा है जी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन बनाना है। किससे, टॉलिन से। तो टॉलिन आपका रिएक्टेंट है और बेंजीन आपका प्रोडक्ट है। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। देखिए जहां आपने एक से ज्यादा स्टेप पढ़े हैं उन रिएक्शन को फोकस करें जी। तो आपने जब एन हेप्टेन से यानी पेट्रोलियम सोर्स से जब आप बेंजीन बना रहे थे तो वहां दूसरे स्टेप के अंदर जब आपने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की डिहाइड्रोजनेशन करवाई थी तो वहां पर आपको क्या मिला था, टॉलिन मिला था। तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि आपको टॉलिन कहाँ मिला था, जिस वक्त आप बेंजीन बना रहे थे वहां आपको टॉलिन मिला था। तो ये आपने इस रिएक्शन को उसने क्या कहा है, 20 से पूछ लिया है जी। तो आप क्या करेंगे, आपको फौरन अपने दिमाग में लाना चाहिए कि क्या हुआ था जी। तो टॉलिन की आपने हाइड्रोजनेशन करवाई थी, तो टॉलिन की हाइड्रोजनेशन करवाई जाएगी 580 टू 760 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाएगा
कोबाल्ट मोलिब्डियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा क्या जी, इस मिथाइल के साथ एक हाइड्रोजन चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा और टॉलीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो ये रिएक्शन था जिसका आपने बहुत ख्याल रखना था। यहाँ बच्चा क्या गलती करता है जी, बगैर पढ़े उसको इतनी जल्दी होती है कि जवाब दे देता है जी। तो आप सवाल को जरा ध्यान से पढ़ें। लिखा हुआ है जी बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन आपकी प्रोडक्ट है। किससे बनाना है, टॉलीन से बनाना है, तो टॉलीन आपका रिएक्टेंट है। तो जो आपने रिएक्शंस पढ़े हैं उसी में से कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन आपके सामने है, जो सिंपल सा रिएक्शन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो ये आपके लिए रिएक्शन मुश्किल नहीं था। इक्वेशन अगर बी की लिखें तो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा जी, ये अब आपके पास ओपन सवाल था जी कि आप ओजोन से करवाएं या ऑक्सीजन से करवाएं। तो खैर ओजोन फिर रेयर है क्योंकि आपको मुश्किल से मिलती है, तो इसलिए आपने ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करवाया। अगर आप ओजोन से करवा दे तो भी आप गलत नहीं होते जी। तो बेंजीन का रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवाया वेनेडियम पेंटॉक्साइड की कैटलिस्ट की मौजूदगी में 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मैलेइक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अच्छा जनाब, ये सी देखने जा रहे हैं और सी लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनोल। तो फिनोल आपका रिएक्टेंट है, बेंजीन आपका प्रोडक्ट है। तो फिनोल के वेपर्स का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाया जाता है रेड हॉट कंडीशन के अंदर। तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलता है जी, बेंजीन मिलता है। तो ये इक्वेशन आपके दिमाग में थी, आपने फौरन लिख दी। और ये चौथा रिएक्शन है, ये लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइऑक्साल फ्रॉम बेंजीन। अब देखिए, अगर आपने स्ट्रक्चर याद नहीं किए हुए तो फिर आपको बहुत ही मुश्किल है कि इस सवाल को आप अटेम्प्ट करें। फौरन ग्लाइऑक्साल से आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इथेन डायल है। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेंजीन से अगर आपको इथेन डायल या ग्लाइऑक्साल बनाना है तो बेंजीन का रिएक्शन किससे करवाना पड़ेगा, ओजोन से करवाना पड़ेगा। अगर ये बातें आपके दिमाग में आ रही है तो आपको रिएक्शन लिखना कोई मुश्किल नहीं है। तो बेंजीन का रिएक्शन अगर आप ओजोन से करवाएंगे, पहले ओजोनॉइड मिलती है, उसके बाद ये इथेन डायल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ग्लाइऑक्साल भी कहते हैं जी। तो आप इन रिएक्शन को पहले समराइज करें, फिर आप इसकी लिख के प्रैक्टिस करें, और लिख के प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, हफ्ते के बाद मिसाल के तौर पे जी, आप इसे रिवाइज करें और इम्तिहान तक आप इसे रिवाइज करते रहें। तो जितनी ज़्यादा बार आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिएक्शंस पे कमांड हासिल होगा और उतनी ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान होती चली जाएगी। तो कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई, तो अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इम्तिहान में फ़ायदा होगा। पांचवा सवाल अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी, गिव टू रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज नॉट रिटेन। तो बेंजीन के अंदर होने वाले उन दो रिएक्शंस को लिखिए जिसके अंदर बेंजीन रिंग रिटेन नहीं रहता। तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि वो रिएक्शंस जिनके अंदर बेंजीन रिंग रिटेन नहीं रहता उनको आप रिंग रप्चर रिएक्शंस भी कहते हैं। और बेंजीन की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, चाहे वो ऑक्सीजन से करवाई जाए चाहे वो ओजोन से करवाई जाए, तो बेंजीन का रिंग मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है जी। तो इन रिएक्शंस को पीछे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं जी। तो बेंजीन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवाया जाएगा तो मैलेइक एनहाइड्राइड मिलेगा, जिसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और इसी तरह बेंजीन का रिएक्शन अगर ओजोन से करवाया जाएगा तो आपको इथेन डायल मिलेगा, जिसको आप ग्लाइऑक्साल भी कहते हैं। और ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो ये दो रिएक्शंस भी पूछे गए हैं एक साथ, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू। बेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है निट्रोबेंजीन के अंदर, टॉलीन के अंदर और एसिटोफिनोन के अंदर। तो ये तीनों रिएक्शन आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। तो बेंजीन का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से करवाया जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट की मौजूदगी में, बेंजीन निट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेंजीन का रिएक्शन करवाया जाएगा मिथाइल क्लोराइड से एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में, बेंजीन टॉलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह बेंजीन का रिएक्शन अगर आप इथेनॉइल क्लोराइड से करवाएंगे या एसाइल क्लोराइड से करवाएंगे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में, तो बेंजीन एसिटोफिनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे। इस सातवां सवाल आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी, गिव द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन। पार्ट ए लिखा हुआ है जी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और पार्ट बी लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग रिएक्शन। तो देखिए, क्लोरीन बेंजीन की क्लोरीनेशन करवानी है। अगर हम पहले पार्ट को अटेम्प्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप ये जानते हैं जी कि बेंजीन की क्लोरीनेशन
अगर सनलाइट की मौजूदगी में करवाई जाएगी तो ये क्लोरीनेशन का जो रिएक्शन है वो क्या होगा जी, एडिशन रिएक्शन होगा। और बेंजीन की जब क्लोरीनेशन करवाई जाएगी तो आपको हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मिलेगा। और इसी तरह अगर बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाया जाएगा और लुईस एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवाया जाएगा तो ये रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जी। और ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन को क्या करेगा जी, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये दो रिएक्शन अब आपके सामने आए, दोनों ही रिएक्शन के अंदर आपने बेंजीन की क्लोरीनेशन करवाई है, लेकिन कंडीशन मुख्तलिफ है। एक बार आपने सनलाइट को इस्तेमाल किया है तो ये रिएक्शन आपका क्या हुआ है जी, एडिशन रिएक्शन हुआ है। और जिस वक्त आपने लुईस एसिड को एज ए कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया है उस वक्त ये रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है जी। तो दिस इज अ गुड कंपैरिजन और इसका आप ख्याल रखिएगा। सवाल अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी कि बेंजीन एक्ट एज अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय इक्वेशन। तो इक्वेशन को दीजिए और इस बात को साबित करें जी कि बेंजीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे भी बिहेव कर रहा है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे भी बिहेव कर रहा है। ठीक है जी, तो अब हमने क्या लिखा जी, हमने लिखा जी कि बेंजीन एक्ट एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हम जानते हैं जी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन की अगर बात करें तो उनके जो खास रिएक्शन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जी। तो जहां जहां बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है वो इस बात का सबूत है जी कि बेंजीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर एक्ट कर रहा है। और इसी तरह आप ये जानते हैं जी कि बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर भी एक्ट कर रहा है। और क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देते हैं और बेंजीन भी एडिशन रिएक्शन देता है जी। तो आपने एक एडिशन रिएक्शन की मिसाल लिखी और आपने इस बात को बताया जी कि बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जी, के तौर पे एक्ट हो रहा है जी। और आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मिसाल लिखी जिसके अंदर आपने ये बताया जी कि बेंजीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर एक्ट कर रहा है जी। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। इसके अंदर आपने ये भी सीखा जी कि बेंजीन बैक वक्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो बेंजीन के अंदर आपको जहां जहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नजर आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है जी कि बेंजीन अपने डबल बॉन्ड को इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है जी हाइड्रोजन की रिंग के बाहर से जी, जो इस बात का सबूत है जी कि बेंजीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये एक्ट कर रहा है। लेकिन जहां जहां बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन हो रहे हैं और डबल बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो इस बात का सबूत है जी कि बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो बेंजीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी, बेंजीन वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो बैक वक्त सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर एक्ट करता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने बेंजीन के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया। बेंजीन के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना रहता है जी। हमने इस लेक्चर के अंदर बेंजीन के रिएक्शंस को यानी बेंजीन को किस तरह से तैयार किया जाता है और बेंजीन किस तरह से केमिकली रिएक्ट करता है, इन दो बातों को हमने आज फोकस किया और बेंजीन के तमाम रिएक्शंस को, बेंजीन की तैयारी के तरीके और बेंजीन से होने वाले रिएक्शन को समराइज किया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़े हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को पढ़ने जाएंगे जी। ये मैकेनिज्म भी आपके कोर्स का हिस्सा है और इम्तिहान में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जी। तो अब हम इस लेक्चर के अंदर जो हमारा अगला लेक्चर है उसके अंदर हम ये देखेंगे जी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते किस तरह से हैं, कितने स्टेप में होते हैं जी, इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बनता है, इलेक्ट्रोफाइल पे किस तरह से हमला होता है, किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल मुकम्मल तौर पे हाइड्रोजन के साथ मुकम्मल तौर पे कार्बन के साथ आके अटैच होता है, किस तरह से हाइड्रोजन रिमूव होता है और बेंजीन के रिंग सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है जी। तो ये तमाम बातें हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे जी, जो होगा जी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।